हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स कि आज के इस वीडियो में हम दर्पण और लेंस, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। मीन्स कि रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस दर्पण और लेंस से, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन अपवर्तन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि ये 10th क्लास का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है और इस वीडियो में हम पूरे थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम इसमें आपको थ्योरी सेक्शन को काफ़ी पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, पूरे एनसीईआरटी के निचोड़ को। तो आप लास्ट तक वीडियो से बने रहें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले टॉपिक पे हम आते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इसको हम देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रकाश परावर्तन के पहले नियम है। और दूसरा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है और प्रतिबिंब का साइज, जो बिंब होता है वो क्या होता है, वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। इसको हम अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब होता है। और फोर्थ है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब में बायां भाग दायां भाग प्रतीत हो और दायां भाग बायां भाग प्रतीत हो तो इस प्रकार की आकृति पलटने को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार के एनटीपीसी एग्ज़ाम में और ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विवर्तन। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो और तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, मीन्स कि बहुत छोटी हो और प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा आता है गोलीय दर्पण। दर्पण से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप दर्पण को अच्छे से समझिएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? जो अवतल दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, वह वक्रित हो, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जो उनका जस्ट अपोजिट है फ्रेंड्स। ये आपको थ्योरी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी इसको डिस्कस करते हैं कि ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और अगला है वक्रता केंद्र, जिसे कि सी से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का ये जो वक्रता केंद्र है वह गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस टॉपिक को फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान दीजिएगा कि ये दर्पण का भाग नहीं है, ये जो मिरर होता है ये इसका भाग नहीं है, बल्कि ये इसके बाहर का भाग है। अगला टॉपिक आपका आता है
सॉरी अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है वह परावर्तक पृष्ठ के सामने केंद्रित होता है, तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। वक्रता त्रिज्या जैसे कि आर से डोनेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका क्या डेफिनेशन है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण का, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष को काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है मुख्य फोकस, जिसे कि एफ से डोनेट करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होने के बाद वे दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं और यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये जो अवतल दर्पण होता है उसका ये मुख्य बिंदु होता है जो कि मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होने पर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यह क्या होता है, ये तो आपका अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, और ये जो होता है ये आपका मुख्य फोकस किसका कहलाता है, ये उत्तल दर्पण का कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। ये ध्यान देना है आपको कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है। अगला आता है द्वारक गोली। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है, ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इस थ्योरी को, कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ पे आपका द्वारक होगा, ये द्वारक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। फ्रेंड्स प्रतिबिंब बनने के नियम को भी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसके दो नियम हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। ये इसका पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। और इसका दूसरा नियम है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। और इसका तीसरा नियम है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसे देख लीजिए। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोण 0 डिग्री का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चौथा नियम है, अवतल दर्पण की बिंदु P जो कि दर्पण का ध्रुव कहलाता है की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। जो तिर्यक दिशा में आपतित किरण होती है वो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। उपरोक्त तो सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर हो। यहाँ पर मुख्य अक्ष अभिलंब की तरह काम करता है, इसलिए ध्रुवों पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। इसी प्रकार वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण भी अभिलंब की तरह काम करती है।
इसे भी आप राइट डाउन करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तभी आपको अच्छे से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो। अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फिगर है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से देखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, इसका साइज़ क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। इस टॉपिक से ये जो आपका ये फिगर है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बिंब की स्थिति होती है, जो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, तो अगर बिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो जो स्थिति होती है वो फोकस ऐप पर होती है। कहाँ होती है? फोकस ऐप पर। और जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो अत्यधिक छोटा होता है या फिर बिंदु के साइज होता है, एक डॉट के बराबर उसका साइज होता है। और उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है फ्रेंड? तो वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा। और जो अगर जो सी से परे है तो एफ तथा बीच के होता है, एफ तथा सी के बीच होता है, और जो साइज होता है वो छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से इसको आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना होता है उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ दो ही होते हैं, जो कि एक अनंत पर होता है और एक अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रतिबिंब की प्रकृति कई बार एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आपको प्रकृति के बारे में अच्छे से देख लेना है। जब बिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस ऐप पर दर्पण के पीछे होती है। और उसके बाद आपका क्या होता है, जो साइज़ क्या होता है वो अत्यधिक छोटा होता है, वो भी एक बिंदु के साइज होता है, बिंदु के साइज के बराबर होता है। किसमें होता है? उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये आभासी तथा सीधा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? आभासी तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच जब बिंब की स्थिति होती है तो ये क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है? तो पी एंड एफ के, पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे होती है, उसके पीछे के साइड में होती है, यहाँ पे मिस्त्री उसके पीछे के साइड होती है। और जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो भी छोटा होता है। और जो उसकी प्रकृति होती है वो आभासी तथा सीधा होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे राइट डाउन कर लीजिए। इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इसकी प्रकृति के बारे में पूछे जा रहे हैं। अवतल दर्पण के उपयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका जो उपयोग होता है वो टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण के उपयोग को भी देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंची भवन, पेड़ की पूरी ऊंचाई प्रतिबिंबित को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में फ्रेंड्स आप किसी छोटे उत्तल दर्पण में भी पूरे एक जो भवन होता है काफ़ी ऊंचाई होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा हाइटेड होती है, तो उसमें हम क्या करते थे, एक उसको पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जो एक पूरा पेड़ होता है उसके पूरे स्ट्रक्चर को हम एक छोटे से मिरर में देख सकते हैं, वही उत्तल दर्पण में संभव होता है। वाहनों के साइड मिरर में जब हम कोई, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कोई गाड़ी चलाते हैं तो जो साइड में मिरर होता है उसमें हम पीछे के वाहनों को भी देख लेते हैं, जिससे कि सुरक्षित रूप से हम वाहन चला सकें। तो इसमें क्या होता है, ये उत्तल दर्पण के कारण होता है कि इनमें जो साइड में मिरर में जो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, ये उल्टा होता है, ये आपको याद रखने हैं। और जब आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह पर्दे के पीछे बनता है। आप अभी आप इसे दर्पण का सूत्र देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्पण के सूत्र को भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1/f = 1/v + 1/u इसका एक दर्पण का सूत्र है।
अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अच्छे से इसके थ्योरी को देखिए फ्रेंड्स। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो यह अपवर्तन कहलाता है। मीन्स कि जब कोई प्रकाश सीधे न जाकर दूसरे माध्यम में, मीन्स कि सीधे न जाकर तिरछा चला जाता है, तो इसके जो संचरण की दिशा परिवर्तित होती है, यही अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के नियम फ्रेंड आपको दिखने हैं, क्योंकि अपवर्तन के नियम भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट नियम है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्नेल का अपवर्तन नियम किसे कहते हैं, तो आप इन दोनों को डिफाइन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अपवर्तनांक के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से देखने हैं, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे क्वेश्चन। ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक क्या है, किसी भी द्रव्यमान वस्तु का पूछा जा रहा है। तो आपको देख लेते हैं कि वायु का क्या है, तो 1.0003 है, और बर्फ़ का क्या है, तो 1.31 है। जल का क्या अपवर्तनांक है, तो 1.33 है। एल्कोहल का क्या है, तो एल्कोहल का 1.36 है। कैरोसिन का अपवर्तनांक क्या है, तो 1.44 है। संगलित क्वार्ट्ज का क्या है, तो संगलित क्वार्ट्ज का 1.46 है। तारपीन के तेल का 1.47 है। बेंजीन क्राउड का 1.50 है। कांच का 1.52 है। कनाडा बाल्सम का 1.53 है। खनिज नमक का है 1.54। कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63। सघन फ्लिंट कांच का 1.65। रूबी, जिसे कि मानी के भी कहते हैं, 1.71। नीलम, नीलम का अपवर्तनांक 1.77 है, और हीरे का अपवर्तनांक 2.47 है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। फ्रेंड्स, आप इसके डेफिनेशन को ध्यान दीजिए कि क्या बोला जा रहा है। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। लेंस का कम से कम एक पृष्ठ एक गोली होता है, और ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, जिसे कि अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस या फिर केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच में काफ़ी मोटा होता है। जैसे कि अगर ये उत्तल लेंस है तो ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे ये मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस मीन्स कि उत्तल लेंस के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कभी कभी नाम चेंज कर देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस मीन्स की अपसारी लेंस। एक अवतल लेंस अंदर की ओर वक्र दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं। इसका ये जो लेंस क्या होता है, ये बीच में मोटा न होकर ये किनारों से मोटा होता है, और ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं, मीन्स के फैलाते हैं। लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम को देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, और अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस की उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। ये लेंस में प्रतिबिंब बनने के पहले नियम हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसका दूसरा नियम है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, और अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर निर्गत होगी। फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, जब बिंब की स्थिति
अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है, फोकस F1 पर होती है। और जो साइज होता है वो एक बिंदु के आकार का होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो आभासी तथा सीधा होता है। और अवतल लेंस में जो दूसरा होता है, जो बिंब की स्थिति होती है और अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच होती है, तो फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होती है। और जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसकी बिंदु से बड़ा होता है। और जो इसकी प्रकृति होती है यह भी आभासी तथा सीधा होता है। इसमें अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ दो प्रकार के हैं। अभी हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने को देखते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। आप इसे अच्छे से, इसकी प्रकृति को, इसके साइज़ को अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है तो जब बिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो इसकी उस प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो कहाँ पे होती है, फोकस F2 पर। और साइज क्या होता है, एक बिंदु के आकार का होता है। और जो प्रकृति होती है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब बिंब की स्थिति 2F1 से परे होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच होती है। और जो प्रतिबिंब का साइज होता है वह छोटा होता है और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होता है। फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ से भी पूरा देख सकते हैं क्योंकि नीचे का पेंसिल आने पे ये नीचे का पूरा हाइड हो जा रहा है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। लेंस का जो आवर्धन सूत्र होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपसे इस सूत्र के बारे में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई इक्वल टू h अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। लेंस की क्षमता को देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो लेंस की क्षमता होती है इसे P के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f होती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है और इसे D के द्वारा डोनेट किया जाता है। किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकस करता है। ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपको लर्न करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर क्या है, तो उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये पॉइंट आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। और ये रहा पूरा क्लास 10th के NCERT का निचोड़ का थ्योरी सेक्शन। हमने सिर्फ थ्योरी सेक्शन को डिस्कस किया है फ्रेंड्स। अब आप न्यूमेरिकल के लिए किसी और वीडियो को भी देख सकते हैं, बट थ्योरी सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें।